चलो, डीवीडी जो टर्म है, डायरिया, वॉमिटिंग, डिहाइड्रेशन, ये टर्म यूजली बच्चों में यूज होता था। आज का ये डीवीडी टर्म एडल्ट्स के लिए तो ये है ही नहीं, ये क्योंकि डीवीडी टर्म ही ये है, वो पहले ही बच्चों में हुआ है, और इसका जो क्लासिफिकेशन है और जो टाइप्स हैं वो सब सीधे बच्चों में ही बताए जाते हैं। डायरिया की डेफिनेशन क्या है? डायरिया की डेफिनेशन है मोर देन 3 स्टूल इन 24 आवर एंड चेंज इन कंसिस्टेंसी। चेंज इन कंसिस्टेंसी मतलब लिक्विड होनी चाहिए। चेंज इन कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है, क्योंकि मोर देन 3 स्टूल पर 24 आवर बहुतों को होते हैं, कई लोगों को होते हैं, जो आईबीएस के पेशेंट है उन लोग को भी होते हैं, उन लोग को अपन डायरिया कंसीडर नहीं करेंगे। सिर्फ चेंज इन फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, मोर देन 3 स्टूल होना चाहिए, या फिर हो सकता है मोर देन 200 ग्राम पर डे होना चाहिए, या फिर बच्चों में ये रहता है कि बच्चों में अगर एक स्टूल भी हो रहा है, बिल्कुल वाटरी स्टूल हो रहा है जो कि डिहाइड्रेशन कर सके, तो उसको अपन लूज मोशन बोल देंगे। तो बेसिकली एडल्ट्स में यही है, मोर देन 3 स्टूल पर डे, फिर चेंज इन कंसिस्टेंसी, तो इसको अपन डायरिया बोल देंगे। डायरिया के आगे अपन जो क्लासिफिकेशन है वो डिवाइड कर सकते हैं बहुत चीजों में। एक होता है आपके ड्यूरेशन के हिसाब से, ड्यूरेशन में डायरिया कौन कौन सा हो सकता है? एक्यूट डायरिया, परसिस्टेंट डायरिया, क्रोनिक डायरिया। एक्यूट डायरिया होगा कि 1 to 14 डेज तक अपन उसको एक्यूट डायरिया बोलेंगे। अगर मोर देन 14 डेज चल रहा है तो उसको परसिस्टेंट डायरिया बोलेंगे, और मोर देन 4 वीक चल रहा है तो उसको क्रोनिक डायरिया बोलेंगे। ये तो हो गया ड्यूरेशन के हिसाब से। फिर क्या होते हैं और किसके हिसाब से क्लासिफिकेशन हो सकता है इसका? डिहाइड्रेशन के हिसाब से भी हो सकता है। डिहाइड्रेशन के हिसाब से होता है माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। माइल्ड डायरिया में कहते हैं कि 2 to 10 स्टूल पर डे विच कॉजिंग नो डिहाइड्रेशन। नो डिहाइड्रेशन होना चाहिए। इसका है मोर देन 10 स्टूल्स पर डे, बट जो डिहाइड्रेशन है वो माइल्ड टू मॉडरेट होना चाहिए। सीवियर डायरिया तब बोलेंगे जब मोर देन 100 के स्टूल्स पर डे है, या फिर उसको सीवियर डिहाइड्रेशन हो जाए। इन दोनों में से कोई भी चीज हो तो उसको सीवियर डायरिया बोलेंगे। तो डिहाइड्रेशन कैसे देखते हैं? डिहाइड्रेशन अपन स्किन पिंच में देखते हैं। स्किन पिंच करने पे वापस आ रही है तो कोई डिहाइड्रेशन नहीं है। स्किन पिंच करने में स्लोली आ रही है तो माइल्ड टू मॉडरेट डिहाइड्रेशन कराएंगे। स्किन पिंच करने में आ ही नहीं रही है वापस तो उसको सीवियर डिहाइड्रेशन करेंगे। या फिर आई बॉल देखते हैं, आई बॉल शंकन है कि नहीं, डिहाइड्रेशन नहीं होगा तो आई बॉल बिल्कुल ठीक होगी। माइल्ड टू मॉडरेट डिहाइड्रेशन में आई बॉल श्रंकन जो है वो स्टार्ट होना नहीं चालू होती है, आई बॉल श्रंकन होना चालू होती है सीवियर डिहाइड्रेशन में ही। तो अगर आई बॉल श्रंकन है तो वो डायरिया सीवियर ही कहलाएगा। या फिर उसको नहीं आ रही है, स्किन स्किन पिंच करने पे स्किन वापस आ ही नहीं रही है तो उसको सीवियर डिहाइड्रेशन बोलेंगे। ये देखना बहुत जरूरी है क्योंकि डायरिया का ट्रीटमेंट इसी पर डिपेंड करता है कि उसको डिहाइड्रेशन है या नहीं है। खासकर अपन चाइल्ड में देखते हैं। चाइल्ड में अगर आप किसी बच्चे को आप लेके जाएंगे किसी डॉक्टर के पास तो वो सिर्फ हाइड्रेशन स्टेटस देखता है, और उसका हाइड्रेशन स्टेटस ठीक है तो वो नॉर्मल ट्रीटमेंट दे देगा। हाइड्रेशन अगर डिहाइड्रेटेड होगा तो ही उसको अपन को इंजेक्टेबल ट्रीटमेंट देने की जरूरत है। इसकी इटियोलॉजी के हिसाब से भी अपन डिवाइड कर सकते हैं कि डायरिया किस टाइप में होगा। इटियोलॉजी में क्या आएगा? मोस्ट कॉमन डायरिया किससे होता है? वायरल। वायरल डायरिया में कौन सा वायरस होता है? रोटा वायरस डायरिया होता है। इसके अलावा क्या हो सकता है? बैक्टीरियल डायरिया के अलावा प्रोटोजोअल। इसके अलावा ड्रग्स। इसके अलावा मिसलेनियस कॉजेज हो सकते हैं डायरिया के। वायरल में कॉमनली तो रोटा वायरस है या फिर और दूसरे वायरस भी हो सकते हैं। कॉलरा क्या होता है? कॉलरा का ही होता है। कॉलरा होता है बैक्टीरिया से, लेकिन उसके जो सिम्टम्स है वो वायरल डायरिया के ही होते हैं। बैक्टीरियल डायरिया और वायरल डायरिया में डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? जो वायरल डायरिया होता है उसमें एब्डोमिनल पेन डिक्रीज रहेगा, कम से कम रहेगा। वाटरी डायरिया रहेगा। स्टूल में ब्लड प्रेजेंट नहीं रहेगा, कभी भी नहीं रहेगा।
वायरल डायरिया में ब्लड इन स्टूल नहीं रहता है कभी भी, ठीक है। वाटरी डायरिया रहेगा, बाकी सब सेम चीज होती है। बैक्टीरियल डायरिया में क्या होगा, स्टूल में ब्लड प्रेजेंट हो सकता है, डिसेंट्री हो सकती है, एब्डोमिनल पेन सीवियर होगा। जो वाटरी है, वाटरी नहीं होगा इसमें कंसिस्टेंसी, मतलब पेशेंट को लगातार वाटर नहीं जाएगा। बाकी टीएलसी बनेगी, साइन ऑफ सेप्सिस इसमें दिखेंगे। जो हाँ घट भी सकता है, नॉर्मल भी रह सकता है। जो किडनी एकेआई है, एकेआई दोनों में हो सकता है, बैक्टीरिया में भी, वायरल डायरिया में। वायरल डायरिया में जो एकेआई होता है, एक्यूट किडनी इंजरी, वो वाटर लॉस से कहाँ होता है, वाटर लॉस तक किडनी तक ब्लड नहीं पहुंच पाता तो होता है। जो बैक्टीरियल डायरिया में जो एकेआई होता है वो सेप्सिस से कहाँ होता है ना, एक्यूट किडनी इंजरी होती है। बैक्टीरियल डायरिया में जो है सीरम क्रिएटिनिन और यूरिया दोनों साथ में बढ़ते हैं। जब वायरल डायरिया होता है उसमें यूरिया पहले बढ़ता है, फिर क्रिएटिनिन बढ़ता है, ठीक है। दोनों का डिफरेंशिएट है। ये डायरेक्ट ट्यूबुलर डैमेज कर रहा है, ये वहां तक ब्लड नहीं पहुंच पाता इसलिए डैमेज करता है। बाकी ड्रग्स कौन कौन सी है जो डायरिया कराती हैं, इसमें से 2-3 चीजें ड्रग्स की जानना जरूरी है। पहला एमॉक्सिक्लेव, दूसरा एजिथ्रोमाइसिन। अमॉक्सी और एम्पिसिलिन तो एक ही ग्रुप की होगी ना, तीसरा डॉक्सी और NSAID। एंटासिड कंटेनिंग मैग्नीशियम, ज्यादातर जितने भी एंटासिड है सब में मैग्नीशियम तो होता ही है, वो डायरिया कराता है। बाकी इसके अलावा तो बहुत सारी ड्रग्स हैं जो कि कॉमनली अपन जो यूज करते हैं वो यही ड्रग्स हैं। इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पता हो तो आप उसका ट्रीटमेंट बता सकते हैं। जो अमॉक्सिक्लेव है, अमॉक्सिक्लेव के कारण डायरिया क्यों होता है, जो अमॉक्सिक्लेव है वो नॉर्मल जो गट फ्लोरा है उसको मार देती है। उससे कारण जो नॉर्मल जो अपने जो हार्मफुल नहीं है, जो कि फायदेमंद है अपने गट के लिए, उसको खत्म कर देती है। उससे कारण सेक्रेटरी डायरिया होता है। इसके लिए ठीक करने के लिए आपको जो नॉर्मल गट फ्लोरा होता है वो दे दो, उसके लिए नॉर्मल बाइलेक के एक टैबलेट साथ में दे दो, तो इसके कारण डायरिया नहीं होगा। एजिथ्रोमाइसिन के कारण जो डायरिया होता है वो जो अपनी गट है इसकी मोटिलिटी बढ़ा देता है, मतलब जो मूवमेंट है मूवमेंट बढ़ा देता है। तो अगर एजिथ्रोमाइसिन के कारण डायरिया हो रहा है तो या तो उसको आप एंटी मोटिलिटी एजेंट दोगे। एंटी मोटिलिटी एजेंट क्या होता है, लोपरामाइड, एंटोगोनॉल नाम से आते हैं, या फिर उसको स्टॉप करना पड़ेगा। एजिथ्रोमाइसिन के लिए कोई ऐसा ट्रीटमेंट नहीं है जिसको एजिथ्रोमाइसिन से होता है, बहुत कॉमनली होता है। बाकी डॉक्सी, एनसेड, ये सब है ना गट की मोटिलिटी ही बढ़ा देते हैं, उससे कारण डायरिया कराते हैं। तो इन सबको देने के लिए ये है कि इन सब का अगर डायरिया हो रहा है तो आप या तो ड्रग्स को बंद कर दो या फिर एंटी मोटिलिटी एजेंट दे दो। सब गट की मोटिलिटी बढ़ाते हैं, इरिटेशन करते हैं, इरिटेशन करने के कारण मोटिलिटी बढ़ जाती है। अब आते हैं ट्रीटमेंट पे। ट्रीटमेंट डायरिया का, आपको ट्रीटमेंट का एम क्या है, सबसे मोस्ट कॉमन एम है, पहला एम सब में है, पहला एम है फ्लूइड बैलेंस। फ्लूइड बैलेंस करना है। फ्लूइड बैलेंस मतलब पेशेंट को जितना भी डायरिया में क्या होता है, मेन तो फ्लूइड लॉस हो रहा है। फ्लूइड लॉस हो रहा है तो सबसे मेन एम उसका फ्लूइडी लॉस है। जितने भी उसके कॉम्प्लिकेशन होने हैं वो अगर फ्लूइड बैलेंस नहीं होगा तो ही कॉम्प्लिकेट होगा। तो पहला एम फ्लूइडी है। अब फ्लूइड बैलेंस कैसे कर सकते हो, फ्लूइड बैलेंस करने के लिए जितना आपको डिहाइड्रेशन है, सीवियर डिहाइड्रेशन है या NSRL, इन दो फ्लूइड दोगे, लगातार फ्लूइड देना है, ऑलमोस्ट 7 से 8 लीटर भी फ्लूइड दे सकते हो। बस फ्लूइड देने के पहले आपको ये देखना है कि पेशेंट को और कोई अदर कंडीशन तो नहीं है। अगर कंडीशन मतलब कि जो हार्ट की कोई कंडीशन तो नहीं है, किडनी की कोई कंडीशन तो नहीं है जिसमें अपन फ्लूइड नहीं दे सकते हैं। हार्ट एक्यूट MI या फिर मैंने बताया मोर देन अगर 60 ईयर का एज है तो उसमें एक्यूट MI डायरिया से भी प्रेजेंट कर सकता है। तो अगर मोर देन 60 ईयर का एज है और उसको डायरिया हो रहा है सीवियर, तो पहले उसका एक ECG लेना जरूरी है, तो रूल आउट करने के लिए कि उसको एक्यूट MI तो नहीं है। सीधे आप फ्लूइड नहीं दे सकते क्योंकि डायरिया का अगर उसको एक्यूट MI होगा और फ्लूइड लगा दिया तो फिर वो और डिटोरेट हो जाएगा। तो कभी भी 60 साल से ज्यादा है उसको डायरिया के साथ प्रेजेंट कर रहा है तो एक बेसलाइन ECG आपके पास होना चाहिए फ्लूइड लगाने के पहले। फ्लूइड की अमाउंट कितना लगाना है ये डिपेंड करता है डिहाइड्रेशन के स्टेटस पे, लेकिन मेन स्टेज ऑफ ट्रीटमेंट फ्लूइड ही है। वायरल डायरिया का ट्रीटमेंट तो फ्लूइड ही है। वायरल डायरिया अपने आप 2-3 दिन में रिकवर होगा उसका। फ्लूइड के बाद दूसरा काम क्या होगा,
इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस ठीक करने के लिए। जो लूज मोशन होते हैं, लूज में क्या है, वाटर के साथ साथ इलेक्ट्रोलाइट्स भी होते हैं, सोडियम पोटेशियम कम होता है। जो ज्यादा पेशेंट देखे होंगे कि सीवियर डायरिया जिसको होता है, पैरों में क्रैम्प आने लगते हैं, उनको क्रैम्प आने का यही कारण होता है पोटेशियम डेफिशिएंसी। पोटेशियम की कमी होती है तो उनको अपन आरएल लगाते हैं। आरएल में क्या होता है, पोटेशियम भी होता है। इसलिए अगर एक्यूट डायरिया होता है उसमें एनएस से बेटर अपन आरएल मानते हैं, क्योंकि पोटेशियम भी होता है उसमें, एनएस में पोटेशियम नहीं होता है। ये इम्बैलेंस ठीक करना बहुत जरूरी है। कई बार पोटेशियम कम होता है तो पेशेंट पैरालिटिक इलियस में चले जाता है, या फिर उसको बिल्कुल एक्यूट पैरालिसिस हो जाती है, जैसे गुलेन-बारे सिंड्रोम है, उस टाइप की कंडीशन बन सकती है अगर पोटेशियम 2 से कम हो रहा है तो। ठीक है, तो अगर सीवियर डायरिया का पेशेंट है तो उसका सोडियम पोटेशियम भी कराना रहेगा कि उसको सीवियर इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस तो नहीं हो रहा है। तीसरा कार्डियक प्रॉब्लम भी आ जाएगी। हाँ, वो तो ईसीजी में चेंजेस आ सकते हैं फिर आगे, लेकिन आपको ये है कि जो करना है वो बता रहे हैं अपन कि सीवियर डिहाइड्रेशन का पेशेंट आ रहा है, आप उसको फ्लूइड लगा रहे हो तो पहला आप उसको ईसीजी करना है, दूसरा आपको सोडियम पोटेशियम करना है, तीसरा क्या करना है, एक्यूट किडनी इंजरी को प्रिवेंट करना है। एक्यूट किडनी इंजरी को प्रिवेंट करने के लिए अगर सेप्टिक आपको लग रहा है, सेप्टिक डायरिया है, तो आपको सेप्सिस को ठीक करो जितना ज्यादा हो सकता है, या फिर वाटरी डायरिया का मेन स्टेज ऑफ ट्रीटमेंट फ्लूइड है कि उसको एक्यूट किडनी इंजरी ये क्राइटेरिया है कि उसको एडमिशन करना है कि नहीं करना। एक तो अपन ने डिहाइड्रेशन बोला था, डिहाइड्रेशन देखना है, दूसरा एक्यूट किडनी इंजरी। अगर एक्यूट किडनी इंजरी हुई है तो आपको उसको एडमिशन जरूरी है ना। तो सोडियम पोटेशियम के साथ यूरिया क्रिएटिनिन कराना जरूरी है। यूरिया क्रिएटिनिन देख के भी अपन थोड़ा बहुत आइडिया लगा सकते हैं इसका। यूरिया क्रिएटिनिन सीबीसी देख के अपन आइडिया लगा सकते हैं कि पेशेंट का जो डायरिया हो रहा है वो वायरल डायरिया है कि बैक्टीरियल डायरिया है। बैक्टीरियल डायरिया में सीबीसी अल्टर्ड होगा, टीएलसी बढ़ेगा, यूरिया क्रिएटिनिन दोनों सेम मात्रा में बढ़ते हैं। जो वायरल डायरिया होता है उसमें यूरिया बहुत बढ़ जाता है, क्रिएटिनिन थोड़ा उसके रेशो में कम रहता है, और टीएलसी नॉर्मल रहेगा उसमें। और क्या चीज दोगे आप, बाकी अगर बैक्टीरियल डायरिया है तो साथ में आप एंटीबायोटिक्स दोगे। एंटीबायोटिक्स अपन कौन सी प्रेफर करते हैं डायरिया में? डायरिया में अगर बैक्टीरियल डायरिया अगर आप सस्पेक्ट कर रहे हो तो बैक्टीरियल यूजली ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया डायरिया कराते हैं। ग्राम नेगेटिव का सबसे अच्छा कवरेज होता है अमीगासिन से। अमीगासिन के अलावा आप ग्राम नेगेटिव में सेफ्लोस्पोइन दे सकते हो, सेफ्ट्राइजोन। इसके अलावा एनारोबिक्स जो है, एनारोबिक बैक्टीरियल भी होते हैं तो अपन मेट्रोजिल देते हैं उसके लिए। फाक्सीमेन तो ऐसे ही थोड़ा बहुत, डायरिया पर बहुत ज्यादा रोल नहीं। जो सेफेलोस्पोइन ग्रुप है, सेफेलोस्पोइन ग्रुप के साथ इसमें ऐड ऑन करना होता तो अपन फ्लोरोक्विनोलोस ऐड कर देते हैं। फ्लोरोक्विनोलोस जो है वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम कवरेज दे देते हैं अपन को, क्योंकि अपन को एनारोब्स पता तो है नहीं कौन सा है, ग्राम नेगेटिव है कि एनारोब्स है। ग्राम पॉजिटिव यूजली डायरिया नहीं कराते, या तो ग्राम नेगेटिव है या तो फिर वायरल है। तो वायरल डायरिया का तो कुछ करने नहीं है, ट्रीटमेंट है, एंटी वायरल ड्रग्स इंडिकेटेड है नहीं डायरिया में। ठीक है, एंड वायरल डायरिया में आपको सिर्फ फ्लूइड बैलेंस और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करना है, अपने आप ही ठीक होगा, सिर्फ सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट करना है। इसके अलावा अगर नहीं ठीक हो रहा है इनसे भी तो फिर सीधे अपन सीवियर डायरिया होता है तो सीधे अपन मेरोपेनम पे चले जाते हैं। मेरोपेनम दो और मेट्रोजिल और लीवोफ्लॉक्स, ये स्टैंडर्ड कॉम्बिनेशन है अगर पेशेंट को सीवियर डायरिया हुआ है विथ इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस भी है, यूरिक क्रिएटिनिन भी दे रहे हैं, तो यही ट्रीटमेंट देंगे अपन। अब आते हैं फिर चौथे नंबर के बाद पांचवें नंबर पे क्या देना है अपन को, प्री प्रोबायोटिक्स। प्री प्रोबायोटिक्स तो सब में देने ही, क्योंकि गट फ्लोरा डिस्टर्ब होता ही है, तो प्री प्रोबायोटिक्स हर डायरिया में इंडिकेटेड ही है, सबको देने ही देना है। वही है, वो तो वाइजलेट है, वाइवैक्ट है, कुछ भी सपोर्टिव एविडेंस देनी है। आप एंटीबायोटिक दे रहे हो तो भी प्री प्रोबायोटिक्स देने ही देना है। अब आते हैं एंटी सिक्रेटरी एजेंट। अगर पेशेंट को वाटरी डायरिया हो रहा है तो आपको एंटी सिक्रेटरी एजेंट देना है, अगर वाटरी डायरिया नहीं हो रहा है तो नहीं देना है। वाटरी डायरिया में सबको आप दे सकते हो जब तक कि उसको इंक्रीज है, पेशेंट बोल रहा है लगातार पानी जा रहा है तो आप एंटी सिक्रेटरी एजेंट दो। एंटी सिक्रेटरी एजेंट क्या होता है, रेसिकाड्रोटिल। ये वहां से जो कोलन है, कोलन से जो रीअब्जॉर्प्शन है वो बढ़ा देता है और सिक्रीशन कम कर देता है, तो जो जितना भी पूरा वाटर लॉस है, वाटर लॉस को बहुत कुछ कम कर देगा ये। डोज इसका TDS तक दे सकते हैं हम इसको, कैप्सूल या शैशे आते हैं उनको TDS तक दे सकते हैं। अब आते हैं एंटी मोटिलिटी एजेंट पे।
एंटी मोर्टिलिटी एजेंट का यूज सिर्फ तभी करना है जब आप रूल आउट कर देते हो कि पेशेंट को बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं है, क्योंकि एंटी मोर्टिलिटी एजेंट अगर आपने दी और पेशेंट को बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन अंदर रह जाएगा और वो पेशेंट को कॉम्प्लिकेट कर देगा। जैसे इनकी नॉर्मल मोर्टिलिटी होती है, अपनी नॉर्मल मोर्टिलिटी होती है तो अपना जो फीकल कंटेंट है वो ऊपर से नीचे आता है। अगर आपने एंटी मोर्टिलिटी एजेंट दिया कहीं पे भी तो इसका जो वेव है ये वेव डिस्टर्ब होगी, वेव डिस्टर्ब होगी तो कहीं पे भी आपको ऑब्स्ट्रक्शन होने के चांस है, सब एक्यूट इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन होने के चांसेस हैं। क्योंकि इन्फेक्शन तो फैल ही रहा है, गैस बहुत ज्यादा बन रही होगी तो वैसे भी ऐसे आईओ के चांसेस बढ़ते ही हैं। आपने एंटी मोर्टिलिटी एजेंट दे दिया तो आपके इसके चांसेस बहुत ज्यादा है। किसी भी कंडीशन में वायरल डायरिया है तो भी आपने अगर एंटी मोर्टिलिटी एजेंट दिया है तो ऑब्स्ट्रक्शन होने के चांस होते ही हैं। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस भी होता है, पोटेशियम अलग कम है, पोटेशियम कमी होने के कारण वैसे ही पैरालिटिक इलियस हो जाता है, ऊपर से आपने और एंटी मोर्टिलिटी एजेंट दे दिया तो भी ऐसे आईओ के चांसेस हैं। तो ये उसका डायरेक्ट कॉम्प्लिकेशन है कि किसी को भी आप एंटी मोर्टिलिटी एजेंट दे रहे हैं तो दो तीन चीजें करनी है। पहला, उसका सीबीसी देखना है कि उसमें कोई टीएलसी बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ तो नहीं है। दूसरा, यूरिक क्रिएटिन का स्टेटस देख लो एक बार और पोटेशियम का स्टेटस देख लो कि पोटेशियम अल्टर्ड तो नहीं है। डायरिया का ट्रीटमेंट लगभग इतनी दिन है। वॉमिटिंग भी होगी सर? वॉमिटिंग का ट्रीटमेंट एंटीएमेटिक साथ में देना है, उसमें और कुछ अलग से अल्टर नहीं होगा। अल्टर तो सेम ही होगा, इलेक्ट्रोलाइट ही। डायरिया के साथ वॉमिटिंग हो रही है तो फिर आपको यही है कि उसको पेरिनॉम नहीं देना है, मेटोक्लोप्रामाइड नहीं देना है, क्योंकि मेटोक्लोप्रामाइड ब्लड की मोटिलिटी बढ़ा देगा तो डायरिया बढ़ा देगा। तो अगर सिर्फ ऑनडेम देना है आपको, पेरिनॉम नहीं देना अगर डायरिया भी हो रहा है। बस डिहाइड्रेशन तो बताया दिया हमने थोड़ी। सर इसमें मतलब रिफ्लेक्स साइन और कॉज ऑफ डेथ क्या रहेगा इसमें? कॉज ऑफ डेथ हमेशा सेप्सिस और एआरएस ही होते हैं इसमें। डिहाइड्रेशन के कारण भी होता है, डिहाइड्रेशन होगा अल्टीमेटली एआरएस होगा, एआरएस होगा और फिर वो इन्फ्लामेटरी कैस्केड चालू हो जाएगा तो वो बढ़ते ही जाएगा। ब्रेन तक अगर नहीं पहुंच रहा है, शायद इतना ज्यादा डिहाइड्रेशन हो गया तो फिर हो जाएगा, हाइपोक्सिया होगा, हाइपोक्सिया होने का डेथ हो जाएगी। साइंस क्या है इसके रेड फ्लैग साइंस? रेड फ्लैग क्या, आपको डिहाइड्रेशन स्टेटस ही देखना है। डिहाइड्रेशन स्टेटस सबसे मेन उसका ट्रीटमेंट है। मेन स्टेप ऑफ ट्रीटमेंट आपको हॉस्पिटलाइज करना है कि नहीं करना उसका वही साइन है, उसका आप हाइड्रेशन देखो। इसलिए तो सब पेशेंट का अपन क्या करते हैं, ज्यादा कुछ टेस्ट थोड़ी करते हैं अपन, सिर्फ हाइड्रेशन स्टेटस देखा, बीपी ठीक है वो देखा, सीबीसी और यूरिक क्रिएटिन करा लेते हैं अपन। सीबीसी यूरिक क्रिएटिन नॉर्मल है तो घर पे ट्रीटमेंट दो, अगर ब्रेन है तो फिर आप ऑब्जर्वेशन के लिए एडमिट कर दो। बहुत ज्यादा टेस्ट की जरूरत नहीं। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हम तब कराते हैं जब सीवियर डिहाइड्रेशन आप सस्पेक्ट करते हैं कि सोडियम पोटेशियम अल्टर्ड हो रहा होगा, पेशेंट को बहुत ज्यादा क्रैम्प आ रहे हैं